Broken Arrow 911. Hello? My brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. 22 जुलाई 2015 को पुलिस ने 2 भाइयों को खून में डूबे हुए कपड़ों में अरेस्ट किया। उनमें से एक के चेहरे पर हंसी थी, जैसे कि उसने जो कुछ भी किया हो वो उस पर काफ़ी प्राउड फील कर रहा हो, और उसका ये भी कहना था कि अगर आज उसे पुलिस न पकड़ती तो वो कई ज़्यादा मर्डर करता। इन दोनों भाइयों ने आधी रात में अपने ही घर को ब्लड बाथ बना दिया था। हर एक कदम पर पुलिस को खून और किसी न किसी फैमिली मेंबर की बॉडी मिल रही थी। आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ था कि लोगों को वहां पर आसेब का डर था और इस वजह से उस घर को जलाना पड़ा। साल 2015 में ब्रोकन एरो में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में टोटल 9 मेंबर्स थे। डेविड 52 साल, अप्रैल 44, रॉबर्ट 18, माइकल 16, क्रिस्टल 13, डेनियल 10, क्रिस्टोफर 7, विक्टोरिया 5 और ऑटम बीवर 2 साल के थे। ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थी और अपनी लाइफ प्राइवेट ही रखती थी। उनके पड़ोसियों का कहना था कि उनके बच्चे अपने घर के सिवा कहीं नज़र नहीं आते थे, और उनमें से कई बच्चों के नाम उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद न्यूज़ में पहली बार सुने थे। 1987 में डेविड और अप्रैल की शादी हुई थी। तब डेविड 23 साल का था और अप्रैल सिर्फ 15 साल की। उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग था। वो बच्चों की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट और एब्यूजिव था। वो टेक्नीशियन था और सिर्फ वही पूरी फैमिली में से जॉब कर रहा था। अप्रैल अपने 7 बच्चों को होम स्कूलिंग देती थी। उसकी एक रीज़न थी, वो ये कि जब उनका सबसे बड़ा बेटा रॉबर्ट स्कूल जाने लगा तो किसी ने स्कूल में उसे असॉल्ट किया। इसका पता जब डेविड और अप्रैल को लगा तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए इसका सलूशन होम स्कूलिंग निकाला। बच्चों की मदर यानी अप्रैल घर में उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाती थी। बच्चों पर नज़र रखने के लिए उनके फादर ने घर के इर्द गिर्द कैमरे लगाए हुए थे। बच्चे कहीं खेलने भी नहीं जाते थे और घर से कहीं बाहर भी नहीं निकलते थे, इसलिए वो शायद ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे। जब रॉबर्ट को इंटरनेट यूज़ करने की परमिशन मिली तो वो ऑनलाइन दोस्त बनाने लगा। उसने अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा था और वो उस पर वीडियोस अपलोड करता था। It's called a faux hawk, where I don't have to shave the rest of my head, but I still get mohawk. I hope that it still looks like उसको देखते देखते उसके छोटे भाई माइकल ने भी यूट्यूब ज्वाइन कर लिया। वो अपने भाई को ब्लाइंडली फॉलो करता था और उसकी हर बात मानता था। वो ऐसे थे जैसे कि एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त हों। वो कई कई घंटे इंटरनेट पर गुजारते और शूटिंग की वीडियोस देखते रहते थे। कोलंबाइन स्कूल शूटर्स को वो लेजेंड्स मानते थे। ये शूटर्स एक स्कूल के स्टूडेंट थे और उन्होंने कोलंबाइन हाई स्कूल पर शूटिंग के दौरान 15 स्टूडेंट्स का मर्डर किया था और इसी दौरान 21 स्टूडेंट्स को बुरी तरह जख्मी किया था। 2014 में रॉबर्ट को कॉल सेंटर में फर्स्ट जॉब मिली तो उसके पेरेंट्स इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो ये नहीं जानते थे कि ये सारा पैसा वो इसलिए कलेक्ट कर रहा है ताकि वो अपना बड़ा क्राइम पूरा कर सके। कुछ ही मंथ्स में उसने नाइफ, बुलेट प्रूफ वेस्ट, शॉटगन एमो और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ऑब्जेक्ट्स खरीदे। ये सब कुछ उसके पेरेंट्स देखते तो थे लेकिन ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। जब क्रिस्टल ने अपनी माँ से ये बात शेयर की तो तब भी उसकी माँ ने यही कहा कि तुम इस बारे में ज़्यादा परेशान मत हो, ये लड़के हैं और उनके यही शौक होते हैं। रॉबर्ट अब मास शूटर्स, सीरियल किलर और स्कूल शूटर्स को अपना रोल मॉडल मानने लगा और उन्हीं की तरह तमाम डेंजरस वेपन्स इकट्ठे करने लगा। उनके कंप्यूटर की वॉच हिस्ट्री भी अप्रैल के सामने थी, लेकिन शायद वो इस बात को इग्नोर कर रही थी
या फिर वो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि उसके बेटे इतनी डार्क इंटेंशंस रख सकते हैं। 22 जुलाई 2015 को उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि उन्होंने अपनी डार्क फैंटेसीज में सोच रखा था, लेकिन फिर भी सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। रॉबर्ट के छोटे भाई डैनियल ने 911 पर कॉल करके हेल्प मांगी, जिसमें उसने कहा कि उसके भाई उसकी फैमिली पर अटैक कर रहे हैं। बैकग्राउंड में कई आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई भाग रहा हो और न जाने क्या क्या बोल रहा हो। पुलिस ने फौरन वहां की लोकेशन ट्रेस की और फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की। डिस्पैचर्स जब उनके घर पर पहुंचे तो अंदर से हेल्प की आवाज़ आ रही थी और बाहर पोर्च पर काफ़ी ज़्यादा खून था। घर में दाखिल होने के बाद जो मंजर उन्होंने देखा उससे उनके दिल हिल कर रह गए। उन्होंने रॉबर्ट और माइकल को घर की पिछली साइड झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ पाया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा फैमिली मर्डर यूएस की हिस्ट्री में पहली बार देखा गया था। Door was closed. Shock. Nothing but shock. न्यूज़ रिपोर्टर्स भी उस जगह पर पहुंच गए और ये न्यूज़ हर टीवी चैनल पर शो होने लगी और पूरे टाउन की रात की नींदें उड़ गईं। Teenager accused of killing his parents and several siblings in Broken Arrow. Police tell us his younger brother helped murder 5 people. इन दोनों को इंटेरोगेशन रूम ले जाया गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस ने माइकल की ही इंटेरोगेशन पब्लिक की, रॉबर्ट की इंटेरोगेशन कभी भी पब्लिक नहीं की गई। इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले डिटेक्टिव ने माइकल को एक डॉक्यूमेंट साइन करने का कहा और उसे पढ़कर भी सुनाया। डिटेक्टिव ने उससे हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पूछी और मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग भी थे। माइकल ने स्टार्ट से स्टोरी बताना शुरू की। इंटरव्यू के दौरान माइकल ने बताया कि जब रॉबर्ट 18 साल का हुआ तो वो खुशी से मुझे बताने लगा कि अब वो लीगली गन्स बाय कर सकता है। उसे अब किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है। About like June 30th is when he came to me and said he found out that he can legally buy guns without permit in Oklahoma that he could. Okay. And that's when he started planning. वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ज़्यादातर वक्त वो डिफरेंट वेबसाइट पर इन चीज़ों को देखता, उनकी प्राइसेस वगैरह चेक करता और उनको बाय करने का सोचता। उसने 250 शॉटगन राउंड्स किसी वेबसाइट से ऑर्डर किए और फिर 1000 और भी। इन सब का ऑर्डर देने के बाद दोनों भाइयों ने मर्डर की प्लानिंग स्टार्ट की। Okay. Or something. And then he bought, I think it was like 250 shotgun rounds Okay. on eBay. Not eBay, but on some On website. some And website. then I think he bought close to 1,000 rounds for the Glocks. Wow. Okay. And But he's supposed to still. get out today. Oh, so he was supposed to have to pick those up. Yeah, they're supposed to come up today. माइकल ने ये भी कहा कि उसने किसी को नहीं मारा, उसने सिर्फ अपने छोटे भाई क्रिस्टोफर को स्टैब किया था। डिटेक्टिव ने उससे पूछा कि उसने उसे किस चीज़ से मारा था, तो उसने कहा कि अपने चाकू से। उसे चाकू से स्टैब करते वक्त वो बाथरूम के फ्लोर पर लेटा हुआ था और उसने उसकी गर्दन की साइड पर पूरे जोर से अटैक किया था। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि माइकल ये सब बताते हुए काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। इसी डिस्कम्फर्ट की वजह से डिटेक्टिव ने उसे ब्रेक लेने के लिए भी पूछा, लेकिन माइकल ने ब्रेक लेने से मना कर दिया। I don't want to do it. I didn't, just be clear, I didn't kill anyone. Okay. I stabbed someone. Who did you stab? My younger brother, Christopher. Christopher. How old was Christopher? 9, I think. What did you stab him with? My knife. How big is it? Show me how big it is. I think it's about this big. Okay. Mandible. So what was Christopher doing when you stabbed him? He was laying on the bathroom floor. Robert was also stabbing him. Robert asked me to go over and help him. So I stabbed Christopher and then, Where did you stab him? side of the neck. Really? Okay. You okay? Yeah. You okay?
Let me know if you need a break or anything, okay? I'm good. डिटेक्टिव ने फिर उससे रॉबर्ट के बारे में पूछा कि वो ये सब कुछ क्यों प्लान कर रहा था, तो माइकल ने जवाब दिया कि वो सोचता था कि ये सोसाइटी पॉइंटलेस है, इसलिए उन्हें मरना पड़ेगा, लेकिन बाद में उसने इसकी वजह कुछ और बताई। उसका ऑब्सेशन सीरियल किलर्स और स्कूल शूटर्स के साथ बहुत ज़्यादा था। एरिक, डिलन और जेम्स ईगन की तरह वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को मारना चाहता था। Why did he want to do it? Kill people. Yeah. He says he hates everyone. He thinks society is pointless, and so he wanted to kill people. Now, do And you, also he wanted to beat the kill amount of other famous people like Columbine and James Egan Holmes. okay. डिटेक्टिव ने उसे उसके पूरे प्लान को स्टार्ट से बताने का कहा। उसने बताया कि वो कम से कम 50 लोगों को मारना चाहता था और इस सब की शुरुआत वो अपनी ही फैमिली से करना चाहता था। So did you guys have a goal? Did you have a number? He just wanted, I think he wanted to kill 50. Okay. I have a goal. Just tell me what plans you started making and coming up with. So we wanted to kill everyone at the house first. डिटेक्टिव ने जब वेपन्स के बारे में पूछा कि इन सब को मारते वक्त क्या चीज यूज करने का प्लान था, तो इस पर उसने जवाब दिया कि वो गन भी यूज करना चाहते थे, लेकिन इसकी वजह से आवाज आती थी और वो इस चीज का पता किसी को भी नहीं चलने दे सकते थे। इसलिए उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े नाइफ यूज किए ताकि नेबर्स तक आवाज ना पहुंचे। And so we set a date. So was the plan to use the knives at first on the family? Here's the next one. Because the guns weren't going to be here till later on. Yeah, and the guns would be too loud. Oh, I see. इंटरव्यू में थोड़ा आगे बढ़कर उसने बताया कि उन्होंने एक डेट फिक्स की थी जो कि 22 जुलाई थी। उन्होंने ये डेट इसलिए चूज की क्योंकि अगली सुबह एमुनेशन डिलीवर होना था और वो ये बात फैमिली को नहीं बताना चाहते थे। वो आधी रात होने का इंतजार करने लगे। So then you picked a date, you said. Yeah, which was yesterday night. That was the date. Did you pick a time and everything? Yep, yeah, midnight when we're still. So we killed him the day before the ammunition get held, the day after we moved. और यहाँ पर ये भी उसने कहा कि उसे अपनी माँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो अपने फादर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। अब आधी रात का वक्त हो चुका था और उसकी सिस्टर जो कि सिर्फ 13 साल की थी, वो उनकी रूम में उन्हें कुछ बताने के लिए आई। उनके ख्याल से ये बेस्ट टाइम था कि वो अपना प्लान स्टार्ट करें और माइकल ने उसे अपने डेस्क के पास बुलाया और रॉबर्ट ने पीछे से आकर उस पर अटैक कर दिया। उसकी नेक पर मारने के बावजूद भी वो वहां से भाग गई और चिल्लाने लगी। वो दोनों भी उसके पीछे भागे, लेकिन रास्ते में उनकी मॉम आ गई। She came in and basically we did what we planned. I got to my desk, grabbed her and slid her through. Really? What did he use? His large red knife. Okay, a large red knife. Then mom came in yelling, "Call the police." इसके बाद उसका बड़ा भाई उसकी माँ की तरफ बढ़ा और उसी बड़े रेड नाइफ से अपनी माँ पर भी अटैक करने लगा। जब डिटेक्टिव ने माइकल से पूछा कि वो अपनी माँ को कहाँ मार रहा था, तो उसने जवाब दिया कि उसकी गर्दन पर। इसके बाद वो उसे किचन में ले गए और किचन में ले जाकर उसका गला काट दिया। And then he went over and stabbed her. When he was stabbing her some more, where was he stabbing her? Her neck. Oh, at her neck. Her neck and no, actually he stabbed her in the neck, pushed her into the kitchen and then stabbed her. इसी दौरान क्रिस्टल अलार्म बजाने के लिए भागी, लेकिन माइकल ने पहले ही इमरजेंसी अलार्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी टाइम उसका फादर भी स्टेयर्स से नीचे आया और रॉबर्ट उसे भी मारने के लिए भागा। इन दोनों के दरमियान लड़ाई भी हुई और रॉबर्ट ने उसे नाइफ से मार दिया। They started attacking Dad. They got a little bit of a fight, but then eventually Robert got him down and I think he killed him. Did he cut his throat too?
ڈینیل جو کہ صرف 12 سال کا تھا، اس نے خود کو اپنے فادر کے آفس میں لاک کر رکھا تھا۔ وہ اپنے پلان کے مطابق ہر ایک ممبر کو مار رہے تھے۔ ڈینیل دروازہ کسی بھی صورت نہیں کھول رہا تھا، اس لیے انہوں نے ایک ٹرک یوز کی۔ مائیکل نے اس سے کہا کہ اگر وہ اسے اندر نہیں آنے دے گا تو رابرٹ مائیکل کو مار دے گا۔ یہ سن کر ڈینیل نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت وہ 911 پہ کال کر کے ہیلپ مانگ رہا تھا۔ I was like, let me in, and he let me in. He was sitting there on the phone with the police. I grabbed the phone, which is my phone. Daniel and Christopher locked himself in the bathroom. Daniel locked himself in Dad's office. Okay. And then I finally got both of them to open the door because they thought I wanted in there. So when he stabbed Daniel, where did he stab I Daniel? think he shanked him in the neck, and then Daniel. کرسٹوفر نے خود کو باتھ روم میں لاک کر رکھا تھا۔ یہ صرف 7 سال کا تھا۔ انہوں نے اسے بھی ٹرک کر کے دروازہ کھولنے پر مجبور کیا اور اسی نائف سے اسے بھی مار دیا۔ اس کے بعد 5 سالہ وکٹوریا کا نمبر آیا اور اس ننھی بچی کو بھی ان بھائیوں نے سٹیبنگ کر کے مار ڈالا۔ مائیکل نے بتایا کہ اب تک انہوں نے مل کر سب کو مار دیا تھا۔ Everyone, I think, Okay. looked like they were dead except for. ان میں سے صرف کرسٹل ابھی تک سانس لے رہی تھی۔ وہ اسے بھی مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن کسی نے دروازے پر دستک دی، اس لیے وہ اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے اور اپنے گھر کے پیچھے جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ جب اس کی سب سے چھوٹی سسٹر جو کہ صرف 2 سال کی تھی، اس کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ تو انہیں یاد ہی نہیں رہی۔ وہ سب کو مارنے میں اتنے بزی تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ان میں موجود نہیں ہے اور سو رہی ہے۔ ڈیٹیکٹیو نے پوچھا کہ کیا تمہارا پلان اسے بھی مارنا تھا؟ تو اس پر مائیکل نے جواب دیا، Plan was to kill her too, though? We just looked at everyone. Okay. اس نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھا، اور اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو اس کے بھائی نے اسے بھی مار دینا تھا۔ I don't do it. I think they'll just kill me too. وہ یہ سب کچھ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ ڈیٹیکٹیو کو ایسا لگ رہا تھا کہ مائیکل کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے وہ اس سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ اس نے کرسٹوفر کے علاوہ کسی اور کو مارا ہے۔ پہلے تو اس نے اس بات سے انکار کیا تھا، لیکن پھر اس نے بتایا کہ ہاں، اس نے اپنی ماں اور کرسٹوفر دونوں کو مارا ہے۔ So I know you're not being completely honest, and I gave you one shot already. I'm sorry, I don't know what you might have said. I mean, Well, you stabbed more than one person. So who else did you stab? There's, I don't know, 20 different forensic detectives at your house right now. So everybody that you killed and every single stab wound that you inflicted, we're going to know about. And this is your last chance to just kind of let us know, to be honest, to man up and tell us exactly what you did. I hit Christopher. I did not stab Victoria with Daniel. You did not stab Victoria. I tried to stab Mom. You stabbed your mom. I tried to do that. Where did you stab her? I tried to go from behind and cut her back. Did you cut her? I think so, yeah. Yeah. مائیکل نے بتایا کہ یہ سب کچھ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے تھا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ باڈیز کو چھپا لیں گے اور کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی فیملی کار میں بھاگ جائیں گے اور 5 اور لوگوں کا مرڈر کریں گے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ اس کے خیال میں اس کی فیملی میں سے کون کون سے ممبرز بچے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اس کے خیال سے کرسٹل اور آٹم بچ گئے ہوں گے، کیونکہ جب وہ پولیس کی گاڑی میں تھا تو اس نے ان دونوں کو زندہ دیکھا تھا۔ کرسٹل کافی زیادہ زخمی تھی، لیکن اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے جا کر بچا لیا گیا۔ پوری فیملی کی آٹوپسی میں ان کی باڈیز پر ملٹیپل سٹیبنگ وونڈز تھے۔ زیادہ تر انہیں گردن اور بیک سائڈ پر اٹیک کیا گیا تھا۔
جس وقت ڈینیل نے 911 پر کال کی، اگر وہ نہ کرتا تو جو 2 فیملی ممبرز بچے تھے ان کا بچ پانا بھی مشکل تھا۔ How do you feel about what you've done now? I didn't like it the minute it started. I mean, how do you feel about your mother? I mean, you watched her get stabbed, you cut her throat yourself, and you watched her bleed all over the place and scream. How does that make you feel? Not think about it. You don't want to think about it? And Christopher, your little brother, I mean, you stabbed him in the neck. What has he ever done to you? Nothing. So he's just a number. Yes. And how do you feel about that now? It's pointless. It's what? Pointless. Pointless. جب یہ کیس کورٹ میں گیا تو کرسٹل ان کے خلاف کورٹ میں آئی وٹنس کے طور پر موجود تھی۔ ان دونوں کو وداؤٹ پیرول لائف ٹائم پریزن کی سزا سنائی گئی، یعنی یہ دونوں اپنی آخری سانس تک جیل میں ہی رہیں گے۔ رابرٹ نے جیل سے ایک انٹرویو بھی دیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے کہا کہ اسے اپنے کیے پر کافی زیادہ پچھتاوا ہے، اور اگر ایسا ممکن ہوتا کہ وہ دوبارہ اس وقت میں چلا جائے تو وہ انہیں مارنے کی بجائے اپنے آپ کو مار دے گا۔ I could go back and kill myself before I had a chance to do that, I would. That's how serious I am about it. اس سارے واقعے کے بعد بیور فیملی ہاؤس ایک کریپی اسپوٹ بن چکا تھا، اور یہاں پر کافی عجیب لوگ آتے رہتے تھے۔ وہاں پر رہنے والے لوگ بھی اسے لائک نہیں کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہاں پر بچے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد کسی نے اس گھر میں آگ لگا دی اور وہ گھر جل گیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے اس گھر کو بالکل توڑ کر وہاں پر ایک پارک بنا دیا جو آج بھی وہیں موجود ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔